हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द केस फनंदा भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला केस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है इन आवर पॉलिटी। ठीक है, तो ये आप पढ़ेंगे तो बार बार आएगा, बार बार आएगा। ठीक है, तो इसकी थोड़ा सा हम हिस्टोरिक फैक्ट पढ़ लेते हैं। ये आया क्यों, आया कैसे, क्या हुआ, विच लेड टू दिस केस। ठीक है, तो हिस्टोरिक फैक्ट ये कि इन द ईयर 1963 जो हमारी स्टेट ऑफ केरला थी, ठीक है, स्टेट ऑफ केरला थी, वो क्या कर रही थी अपने एरिया में। वो मतलब डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रही थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो। ठीक है, उसकी वजह से उन्हें ज़मींदारी एक्ट जो था, ठीक है, जो ज़मींदारी वाली चीज़ें होती थी उनको एबॉलिश किया। उनको एबॉलिश करते हुए उनने क्या लाया, लैंड रिफॉर्म्स। उनने लाए लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963। उनने लाया अपना लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963। तो लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963 में उनने क्या बोला, जो जो क्या होगा, जो लैंड होगी, ठीक है, वो क्या होगा, गवर्नमेंट जो है लैंड को एक्वायर कर सकती है। मतलब वो अपने यूज़ के लिए लैंड को एक्वायर कर सकती है। और वो क्या कर सकती है, जो ये ज़मींदारी वाली चीज़ें होती हैं इनको एबॉलिश कर रही है। ठीक है, तो दो चीज़ें थी यहाँ पे, क्या, पब्लिक यूज़ के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है गवर्नमेंट। और दूसरा था कि जो हमारी स्टेट है, स्टेट एबॉलिशेस जमींदारी टू प्रोजेक्ट इक्वालिटी को प्रोजेक्ट करने के लिए स्टेट क्या है, जमींदारी को एबॉलिश कर रही है। ठीक है, तो इसी को चलते हुए ड्यू टू दिस ओनली जो स्टेट है वो क्या करती है इन केरला, वो क्या करती है, एक मठ जहाँ पे योगी वगैरह जो है वो ठहरते हैं, योगी वगैरह रुकते हैं, उसको वो एक्वायर कर लेती है और उसको वो पब्लिक प्रॉपर्टी बता देती है कि इट इज़ पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जो कंपनसेशन है, ऑब्वियसली कंपनसेशन स्टेट को देना ही था। तो उन्होंने बोले मठ जो है एक्वायर हमने कर लिया फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी यूज़, पब्लिक यूज़। ठीक है, तो जो वो मठ था, इट बिलोंग, मतलब बिलोंग नहीं, सॉरी, वो मठ जो किसी को बिलोंग नहीं करता है। मठ जो जो उसके हेड थे, हेड कौन थे उसके, केशवानंदा भारती जी उसके हेड थे। ठीक है, केशवानंदा भारती जी वॉज द हेड ऑफ दैट मठ। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग में बना था, तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे वो 7 थे। इसमें से एक था हमारा आर्टिकल 31, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी भी हमारा क्या था, एक फंडामेंटल राइट था। अंडरस्टूड? जो हमारा राइट, फंडामेंटल राइट स्टार्टिंग में हमारे 7 थे, फंडामेंटल राइट 7 थे, जिसमें से एक क्या था, आर्टिकल 31, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी। तो केशवानंदा भारती जी ने देखा कि मेरा ये जो राइट है ये तो वो हो रहा है, वायलेट हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद इनने क्या किया, कीपिंग दिस इन माइंड, उनने ही डायरेक्टली वेंट टू सुप्रीम कोर्ट इनवोकिंग द आर्टिकल 32
ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इन्वोक किया उनने क्या, आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 32 जो है हमारा, वो क्या है, आर्टिकल 32 जो होता है उसको हम बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है, अगर किसी को भी एनी इंडिविजुअल फील्स लाइक कि उनका फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो रहा है, ठीक है, वो वायलेट हो रहा है, तो ही कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट, और वो बोल सकता है कि देखिए माय लॉर्ड सुप्रीम कोर्ट, देखिए कि ये मेरा जो फंडामेंटल राइट है ये क्या है, यहाँ पे छीना जा रहा है मेरे से, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद कीजिए ताकि ये फंडामेंटल राइट जो है मेरे से छीना ना जाए। तो उस समय जो राइट टू प्रॉपर्टी था, इट वाज अ फंडामेंटल राइट, तो वो चले गए अगेंस्ट द स्टेट ऑफ, हमारा जो केरला था, वो चले गए वहाँ पे। तो साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे क्या हो रहा था, जब वो गए थे साइमल्टेनियसली बहुत सारे केसेस भी चल रहे थे। ठीक है, तो वहाँ पे एक और चीज़ हो रही थी, क्या हो रही थी वहाँ पे, हमारा पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में बहुत टकराव हो रहा था। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में बहुत टकराव हो रहा था। पार्लियामेंट ऐसा फील कर रहा था कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो बहुत मतलब इन्फ्रिंज कर रहा है, हमें काम नहीं करने दे रहा है, ठीक है, एंड ऑल दैट, ऐसे ऐसे वो फील कर रहा था पार्लियामेंट कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमें काम नहीं करने दे रहा, हमारे चीज़ों में इंटरवीन कर रहा है, ऐसे वैसे करके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट ने क्या किया, 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किए। इसी को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट में क्या हुआ, 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुए। ठीक है, सबसे पहला हमारा था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, दूसरा था 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और तीसरा था 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, हम बारी बारी पढ़ेंगे कि 24th, 25th, 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है। जो हमारा 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, ये बोलता था हमें कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को पावर मिली गई है बाय द आर्टिकल 368, ठीक है, कैन अमेंड और, ठीक है, अमेंड एनी फंडामेंटल राइट। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी फंडामेंटल राइट, किसी भी फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है। जो हमारा 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो लाया था उस टाइम, वो क्या बोलता था कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी कैन बी curtailed, मतलब जब गवर्नमेंट को मन करेगा, जब यूनियन को मन करेगा, तो जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको कभी भी छेड़ सकते हैं, क्योंकि उस समय बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट चल रही थी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के लिए क्या चाहिए होती है, लैंड की ज़रूरत चाहिए होती है, लैंड चाहिए होती है, ठीक है, पब्लिक यूज़ के लिए लैंड जो है चाहिए होती है। तो कोई भी आके राइट टू प्रॉपर्टी इन्वोक करेगा और आर्टिकल 32 दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ वाले आर्टिकल को इन्वोक करेगा और पब्लिक जो प्रोसीडिंग होगी वो रुकेगी। तो 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से बोला कि राइट टू प्रॉपर्टी कर्टेल की जा सकती है व्हेनेवर जो है पब्लिक यूज़ के लिए कोई भी लैंड की ज़रूरत होगी। और ये भी बोला गया कि जो लैंड एक्वायर करेगा, कौन, यूनियन, मतलब यूनियन या गवर्नमेंट जो भी एक्वायर करेगा, उसकी कंपनसेशन जो है विल बी
decided by the parliament and not the सुप्रीम कोर्ट। मतलब कितने पैसे मिलेंगे इन मतलब बदले के ऑफ द लैंड, वो जो है वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा। फिर उसके बाद आया हमारा 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसने क्या किया, जो लैंड रिफॉर्म्स हैं, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट जो है उसको किस में डाल दिया, इन 29th नहीं सॉरी एक्ट को किस में डाल दिया, 9th शेड्यूल में, ठीक है, 9th शेड्यूल में डाल दिया। तो 9th शेड्यूल है। अब 9th शेड्यूल की बात क्या है ऐसी जिससे क्या हो गया कि 9th शेड्यूल में डाल दिया। तो जो भी चीज़ें 9th शेड्यूल में होती हैं, जो भी प्रोविजंस इन 9th शेड्यूल, जो भी होती प्रोविजंस इन द 9th शेड्यूल, वो क्या हो सकती हैं, कैन नॉट बी रिव्यूड जुडिशियली। वो जुडिशियली रिव्यू नहीं हो सकती, मतलब उसका कोर्ट में प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। मतलब कोर्ट में जाके नहीं बोल सकते हैं कि हाँ जी हमारा ये हो गया वो हो गया। जब लैंड रिफॉर्म एक्ट के खिलाफ बोल दिया जाके कि हाँ जी कोर्ट में देखिए आर्टिकल 32 यूज़ करके बोला कि लैंड रिफॉर्म मेरे किसी एक्ट को, मेरे किसी फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहे हैं, तो प्लीज़ एससी इंटरवीन कीजिए। तो एससी बेचारी बोलेगी कि देखिए ये जो है 9th शेड्यूल में है, तो आपको पता होना चाहिए कि 9th शेड्यूल में जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ नहीं बोल सकती है। तो यहाँ पे क्या हमने देखा कि कुल मिला के ये जो 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुए, 24th, 25th और 29th, इससे क्या हुआ, पार्लियामेंट की ही पावर इंक्रीज हुई। पार्लियामेंट की ही पावर तीनों से क्या हुई, इंक्रीज हुई, ठीक है। तो पार्लियामेंट की पावर क्या हुई, इससे इंक्रीज हुई। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अपना लॉन्गेस्ट एवर बेंच बिठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अपना लॉन्गेस्ट एवर बेंच, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अपना लॉन्गेस्ट, या फिर हम कह सकते हैं बिगेस्ट बेंच बैठा था, जिसमें क्या थे, 13 जजेस थे, 13 जजेस थे, ठीक है। 13 जजेस बैठे कौन से केस में, वर्सेस केशवानंदा भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला वाले केस में। तो इसमें क्या बोला गया, इसमें दो मेन चीज़ें थी, दो मेन चीज़ें मतलब दो मेन क्वेश्चंस थे कि क्या आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को यूज़ करके पार्लियामेंट किसी भी हद तक अपना पावर यूज़ कर सकती है, ठीक है, सॉरी, पार्लियामेंट अपनी पावर को किसी भी हद तक यूज़ कर सकती है। और दूसरा ये बोला गया कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो तो सिटीजन्स को फ्रीडम एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। तो क्या इसको अमेंड करना यानी कि सिटीजन्स की फ्रीडम और प्रोटेक्शन को छेड़ना नहीं हुआ। तो इसी के सोच विचार में सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस बैठे और उन्होंने फिर जो जजमेंट्स दिए उन्होंने बोला कि जो हमारा पार्लियामेंट है वो हमारे आर्टिकल 368 को यूज़ करके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स जो है ला सकता है, ठीक है, एज इट लाइक्स। बट अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट fiddles with the basic structure
ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो क्या होगा वहां पे जुडिशियल रिव्यू होगा एंड सुप्रीम कोर्ट विल इंटरवीन। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा फिर? इंटरवीन करेगा। जब क्या होगा? बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का फिडल होगा। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आया डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आया, ठीक है, इन द जुडिशियल रिव्यू जजमेंट ऑफ द केशवानंदा भारती केस, जिसमें क्या बोला गया कि सुप्रीम को जो हमारा पार्लियामेंट है, ऑफ कोर्स वो 368 को यूज करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, ही इट कैन, बट अगर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को फिडल किया गया तो जुडिशियल रिव्यू होगा और जो सुप्रीम कोर्ट है इंटरवीन करेगा। और यहाँ पे एक और चीज बोली गई, क्या बोली गई कि अगर 9th शेड्यूल का कोई भी प्रोविजन, 9th शेड्यूल का कोई भी प्रोविजन अगर बेसिक स्ट्रक्चर खराब कर रहा है तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट जो है इंटरवीन करेगा एंड जुडिशियल रिव्यू होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अब क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जो ये केस हुआ था, इससे क्या हुआ? इन्होंने बोला कि हाँ, जो पार्लियामेंट है वो कर सकता है 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड, ठीक है, 368 से वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ला सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर अगर खराब होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो क्या होगा? जो जुडिशियल रिव्यू होगा, यानी कि केस होगा और सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करेगा। और बेसिक स्ट्रक्चर खराब होगा अगर 9th शेड्यूल में, तो भी क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करेगा। तो पहले हमने देखा कि ये जो थे ये क्या कर रहे थे? पार्लियामेंट की पावर को बहुत इंक्रीज कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहे थे। लेकिन आफ्टर द केशवानंदा भारती केस क्या हुआ? जो हमारा जो रिव्यू आया, जो हमारी जजमेंट आई, इसमें सुप्रीम कोर्ट और हमारा जो पार्लियामेंट है इसकी पावर को क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया, बैलेंस कर दिया। तो जो हमारा यहाँ पे आउटकम था जो केशवानंदा भारती केस का, 7:6 के रेशियो में आया था। मतलब 7 जजेस ने इन फेवर ऑफ केशवानंदा भारती और 6 इन फेवर ऑफ स्टेट ऑफ केरला। तो यहाँ पे जो फेवर में किसके आया? फेवर में आया ऑफ केशवानंदा भारती, केशवानंदा भारती के फेवर में आया और वो ये केस जीत गए, जिनसे उनको उनका मठ वापस मिल गया और जो चीज़ें चली वो चली अब बैलेंस में। दैट इज़ टोटल अबाउट हमारा केशवानंदा भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला। तो नीचे मैं एक लिंक दूंगा जिसमें आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, जिसमें यू कैन स्टडी इट ऑल ओवर अगेन, जिसमें मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बना के दिया है, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट केशवानंदा भारती केस इन डिटेल। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम, और आई होप आपको समझ आए। और अगर आपको और भी केस समझना है कोई, तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स।